लड़ाई संविधान लागू करने की है और संविधान बचाने की नहीं है। संविधान लागू कौन कर रहा है, इस दिशा में अपने आप को लेके जाइए। समाज को टुकड़ों में बांटा जा रहा है, संगठन के माध्यम से तमाम लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। स्पेशली टीचर्स के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप लोग गांव-गांव में ये करिए, और हमारे बहुत सारे टीचर कुछ बहकावे में आ गए। एक धीरे धीरे करके उन्होंने आज अपने आप को इतना मजबूत कर लिया कि अब उनका टारगेट है कि तुम चाहे 40 सीटें जीत जाओ, तुम चाहे 100 सीटें जीत जाओ, लेकिन तुमको शासन सत्ता में भागीदारी कभी नहीं लेने देंगे। तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था चौपट करेंगे, तुम्हारा आरक्षण खत्म करेंगे, तुमको नौकरी में नहीं आने देंगे, ईवीएम लगा के तुम्हारा वोट तक खराब कर देंगे। तुम कहाँ जाओगे अपने लिए न्याय मांगने के? तो भगवान बुद्ध के समय में एक छोटा सा प्रसंग है, संगठन से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए वो बात कह रही हूँ। वज्जी, वैशाली के वज्जी के ऊपर राजा अजातशत्रु आक्रमण करना चाहते थे। तो वो एक बार भगवान बुद्ध के पास आए और उनकी राय लेना चाहे कि मैं वैशाली के वज्जियों के ऊपर आक्रमण करना चाहता हूँ। तो भगवान बुद्ध डायरेक्ट अजातशत्रु से बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने जो सबसे प्रमुख शिष्य थे आनंद भंते, उनसे बात कर रहे हैं। और आनंद से कह रहे हैं, आनंद ये बताओ, क्या वज्जी लोग समय समय पर सन्निपात करते हैं? सन्निपात का मतलब होता है मीटिंग्स करते हैं, बैठक करते हैं। तो आनंद बोले हाँ, आनंद जी बोले कि हाँ भंते जी, हाँ भगवान, वज्जी लोग समय समय पर बैठ के करते रहते हैं, सन्निपात करते रहते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, जब तक वज्जी लोग समय समय पर बैठक करते रहेंगे तब तक उनको कोई पराजित नहीं कर सकता। तो पहला संगठन का जो उद्देश्य भगवान बुद्ध ने उस वज्जियों के आक्रमण के संदर्भ में आनंद के माध्यम से अजातशत्रु को दिया, वो हम सब लोगों के लिए भी है कि अगर हम समय समय पर बैठक करते हैं तो हमें कोई पराजित नहीं कर सकता। दूसरी बात भगवान उनसे बोलते हैं, आनंद से पूछते हैं, क्यों आनंद, क्या वज्जी लोग बाहर से विद्वान जनों को बुला के उनका भरपूर आनंद सत्कार करते हैं, उनका उद्बोधन सुनते हैं? बाहर से विद्वान जनों यानी भंते लोगों को और भी जो विद्वान लोग हैं उनको बुलाते हैं? तो बोलते हैं हाँ। आनंद कहते हैं, हाँ भगवान, वज्जी लोग समय समय पर विद्वान जनों का मीटिंग कराते रहते हैं और उनके भाषण और उनकी बातें जो है वो सुनते रहते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब तक वज्जी लोग समय समय पर प्रबुद्ध जनों का सत्कार करेंगे, भंते लोगों की बातें सुनेंगे, बौद्ध भिक्षु बौद्ध विद्वान लोगों की बातें सुनते रहेंगे, तब तक उनको कोई पराजित नहीं कर सकता। और आज आपका ये माध्यमिक शिक्षक संघ में जो समय समय पर मीटिंग भी हुई, और इसके साथ ही साथ डॉक्टर धर्मेंद्र जैसे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो कि माध्यमिक से निकल के वहाँ तक गए हैं, तो दोनों चीज़ों का मज़ा आपने देखा है। मैं भी माध्यमिक से ही निकल करके यूनिवर्सिटी पहुँची हूँ, तो हम लोग को पता है कि स्कूल एजुकेशन से यहाँ तक कैसे हम लोग पहुँचे। और इसके साथ योगी सर भी थे और भी कई सारे प्रोफेसर्स यहाँ पे आके गए। तो आप जो समय समय पर विद्वान लोगों को बुला के प्रबोधन करवा रहे हैं, आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। तीसरी बात जो भगवान बुद्ध ने पूछी, आनंद से बोली, कहा कि क्यों आनंद, क्या वज्जी लोग अपने राज्य में स्त्रियों का सम्मान करते हैं? तो आनंद कहते हैं कि हाँ भगवान, वज्जी लोग अपनी स्त्रियों का सम्मान करते हैं। तो भगवान कहते हैं, जब तक वज्जी लोग स्त्रियों का सम्मान करते रहेंगे तब तक उनको कोई पराजित नहीं कर सकता है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ये उत्तर प्रदेश SC ST अल्पसंख्यक माध्यमिक शिक्षक संघ मेरे जैसी महिला को मुख्य अतिथि बना करके अपनी स्त्री को कितना सम्मान दे रहे हैं, ये साबित कर दिया है। तो आपकी कोई भी डिमांड पराजित नहीं होगी, ये मेरा दावा है। भगवान बुद्ध ने आगे और भी 7 बातें कही थी, मैं केवल 3 जो मुख्य बातें थी जो आपके संगठन से जुड़ी हुई हैं वो मैंने आपको बता दी। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें होती है किसी भी संगठन को स्ट्रांग बनाने में, किसी भी संगठन को आगे ले जाने में। तो संगठन का उद्देश्य ही यही होता है, केवल ट्रांसफर, पोस्टिंग और पेंशन रूल्स के लिए नहीं बना है संगठन। संगठन बनता है एक मजबूती के लिए, समाज को एक नई दिशा दिखाने के लिए। बाबा साहब का जो नारा है ना, संगठित हो, संगठित हो, उन्होंने कहा कि शिक्षित जो होगा वही संगठित हो पाएगा। यहाँ लेकिन जितना ज़्यादा लोग शिक्षित हो रहे हैं, हम देख रहे हैं उतने ज़्यादा असंगठित हो रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ रहे हैं उतना ज़्यादा ईगो हावी हो रहा है। और जब ईगो हावी हो रहा है तो हम ब्रह्मास्मि हो रहा है, यानी मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है, बाकी दूसरे की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो संगठन बना करके जब आगे बढ़ रहे हैं, तो जो जितना बड़ा संगठन बना रहा है, जितने साल चला ले रहा है, वो अपने आप को अगर अपने आप को ब्रह्मा समझने लग रहा है तो वो ये जा रहा है कि उसकी बोली सबसे ऊंची लगनी चाहिए। ये मेरा नहीं कहना है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना है कि कुछ संगठन के लोग कार्य सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि चुनाव के समय में उनकी बड़ी बड़ी बोली लगाई जा सके। मान्यवर कांशीराम साहब, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बहुजन मिशन मूवमेंट के लिए त्याग कर दी, एक बार उनसे एक कार्यकर्ता ने पूछा कि साहब, इस दुनिया में सब कुछ बिकाऊ है, वोट बिकाऊ है, वोटर बिकाऊ है, कार्यकर्ता बिकाऊ है, एक दिन कांशीराम भी बिक जाएगा क्या?
तो साहब बहुत संजीदा हो गए, बहुत गंभीरता से इस बात का जवाब देते हैं, कहते हैं बिल्कुल सही कह रहे हो तुम कि वोट बिकाऊ, वोटर बिकाऊ, कार्यकर्ता बिकाऊ। हो सकता है एक दिन कांशीराम भी बिक जाए, लेकिन कांशीराम के बिकने की कीमत 1000 रुपया नहीं होगी, कांशीराम के बिकने की कीमत 1 पौवा दारू नहीं होगी, कांशीराम के बिकने की कीमत ओपीएस नहीं होगी, कांशीराम के बिकने की कीमत ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। कांशीराम अगर बिकेगा तो कांशीराम के बिकने की कीमत देश के प्रधानमंत्री का पद होगा। अब आप लोग तय करिए कि आप लोगों ने अपने बिकने की क्या कीमत लगा के रखी हुई है। अगर आप शिक्षित हैं, अगर आप संगठन चला रहे हैं, तो आपने अपने बिकने की कीमत क्या लगा के रखी हुई है। क्या एक छोटा सा पेंशन स्कीम हमको कोई भी खरीद के लेके चला जा सकता है? कोई झुंझुना थमा दे कि हम तुम्हारी पेंशन लागू कर देंगे तो तुम उसके पीछे अपना वोट बेच दोगे क्या? क्या वो लोग जो नौकरी नहीं कर रहे हैं, क्या वो बेवकूफ़ हैं क्या? क्या वो लोग जिन लोगों ने संघर्ष किया सड़क पे चल के, अपनी नौकरियों से इस्तीफा दे करके आपके और हमारे हक और अधिकार के लिए यहाँ तक इस मिशन मूवमेंट को लेकर के आए, क्या उनके दिल में दर्द नहीं है कि मैं भी नौकरी करता तो मेरे भी बच्चे अच्छे से पढ़ते लिखते आगे बढ़ते? आप और हमारी जिम्मेदारी है, पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है नेतृत्व करने की। और आज पढ़ा लिखा व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा असंगठित होकर के अपनी बोली लगाने के लिए तैयार दिख रहा है। हमारे तमाम वक्ता लोग एनईपी और तमाम बातें कर रहे थे, उन मैडम ने कितनी सरल भाषा में कितनी अच्छी अच्छी बात बताई कि कूड़े की बातें हम लोग कर रहे हैं। कूड़े वाला आया, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकालने तक के लिए सरकार ने गाड़ी लगा दी है, सरकार ने आपके वोट को खरीदने तक की बोरी लगा दी है। लेकिन जिसने सबसे ज्यादा शिक्षा के ऊपर काम किया उसकी बात आपको समझ में नहीं आ रही। बहन कुमारी मायावती जी का जब शासनकाल था 2007 से लेकर 2012 तक, आपको पता है कि इस पूरे प्रदेश में कितने सारे नए जिले बने बहुजन महापुरुषों के नाम पे। संत कबीर नगर जिला बना, रविदास नगर जिला बना, ज्योतिबा फुले नगर जिला बना, पंचशील नगर जिला बना, रमाबाई अंबेडकर नगर जिला, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर जिला। ऐसे तमाम जो जिले बने तो वो किले केवल जिले नाम के लिए नहीं बने थे। इन जिलों में मेडिकल कॉलेजेस खुले, डिग्री कॉलेजेस खुले, इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस खुले, आईटीआई कॉलेजेस खुले, इंटर कॉलेज खुले, प्राइमरी विद्यालय खुले। यानी कि शिक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया तो बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में काम किया। और हम आज अगर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन पाए हैं, आप लोग उन तमाम कॉलेजेस जो कि इससे सिद्धार्था कॉलेज है, ये उन्हीं से शासनकाल में बना हुआ है। सिद्धार्था कॉलेज में अगर आप प्रोफेसर बन पाए हैं तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा के प्रति बहन जी का जो संजीदगी है, जो उनका एक संवेदनशीलता है, ये दिख रही है। और हम और आप पढ़े लिखे हो करके इतना पढ़ रहे हैं, अरे शिक्षा जो है दिमाग खोलती है। ये भैया गाना गा रहे थे इतना बेहतरीन, शूद्र कह के बांटा, क्या क्या कह के नहीं बांटा। और जब शिक्षित हुए, संगठित होने लगे, तो जब वोट डालने की बारी आई तो वापस जाकर के अपनी जातियों के संगठन में बैठ गए हैं। क्या शिक्षा का ये उद्देश्य था? एक बड़ी आइडियोलॉजी की तरफ आपको लेके गए थे मान्यवर कांशीराम साहब। बहुजन आपका कोई नाम लेवा नहीं था। दलित समाज तो वैसे ही पीटा जा रहा था, लेकिन पिछड़े समाज को भी कोई नाम लेने वाला नहीं था। दलित तो संघर्ष करके अपना जीवन जी रहा था, पिछड़े समाज की कोई भी पूछ नहीं थी, जब तक माननीय कांशीराम साहब ने 1984 में राजनीतिक संगठन के रूप में आपको और हमको एक आवाज नहीं दी थी। तब से आपकी बोली लगना शुरू हो गई। और ये हालत हो गई कि जब साहब कांशीराम आपको 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाए तो हम लोगों ने अपनी अपनी जाति के नेताओं का चुनाव करना शुरू कर दिया। एक जो बड़ा है, जैसे एक बड़ी छतरी है ना जिसके नीचे हम बैठे हुए हैं, ये एक बड़ा कैनवास जो मिला था, उस कैनवास के ऊपर उल्टी पुल्टी रंगाई पुताई करने लगे। और ये ध्यान रखिए कि आज यहाँ पे एनईपी की बात कर ले रहे हो, अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कर ले रहे हो, ओपीएस का हल्ला मचा ले रहे हो, लेकिन दिमाग में ये बात जरूर रहे कि 27,767 प्राइमरी विद्यालयों को बंद कराने का फरमान अभी कुछ दिन पहले योगी सरकार ने वापस लिया है। किसके दबाव में? सिर्फ एक ट्वीट के दबाव में। और वो ट्वीट उस शक्तिशाली महिला का है जिसकी बोली में इतना दम आज भी है कि केवल अगर वो इंटरनेट पे एक छोटा सा मैसेज डाल देती है तो सरकार को बैकफुट पे आ जाना पड़ता। शक्ति का एहसास करना सीखिए। शिक्षा शक्ति का एहसास कराती है और वो शक्ति का एहसास हमको दिखाई देता है कि 37 सांसद लेकर के भी कोई आरक्षण में वर्गीकरण जैसे फैसले पर कोई नहीं बोल रहा है। 37 सांसद हो करके भी कोई नहीं आवाज उठा रहा है, बल्कि उन्हीं में से कोई उनका भाई भतीजा निकल करके ये बोल रहा है कि हम तो चाहते थे ये वर्गीकरण का फैसला 60 के दशक में ही लागू हो जाना चाहिए था। इस गंभीरता को समझना है। ये जाति बिरादरी से ऊपर उठ करके लेने वाला फैसला है। मान्यवर कांशीराम साहब की देन थी कि मंडल कमीशन लागू हुआ। साहब ने नारा दिया, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। ये मंडल कमीशन किसके लिए था? ये पिछड़े समाज के लिए था। वो पिछड़ा समाज जो आज अपने आप को बहुत ऊंची बिरादरी का मान करके घूम रहे हो कॉलर ऊपर करके। नहीं मेरे भाई, ये कॉलर ऊपर करके घूमने वाली बात नहीं है। ये अगर आग तुम्हारे घर तक आई है तो मेरे घर तक जरूर पहुंचेगी।
और आज मंडल कमीशन सही तरीके से लागू नहीं हुआ और आज अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लागू करने के लिए होड़ मची हुई है। किसका नाम लेकर के? संविधान का नाम लेकर के। क्या आपने सोचा ये संविधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लिख के देके गए थे? कितना मजबूत संविधान है कि जो लोग बाबा साहब के नाम से नफरत करते थे, जो लोग समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पे आधारित व्यवस्था से नफरत करते थे, आज उनको मजबूरी में ही सही 26 नवंबर से लेके 26 जनवरी तक संविधान दिवस मनाने का जो है फरमान जारी करना पड़ा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी किया है, मोदी जी ने 26 नवंबर से लेके 26 जनवरी तक संविधान के ऊपर दिवस हम लोग आयोजन करेंगे। ये किस चीज़ की मजबूती है? जैसे जैसे समाज शिक्षित हो रहा है, संविधान के प्रति उसकी जागरूकता बढ़ रही है, और जब संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ रही है तो संविधान को ढाल बना करके पुनः समाज को वही मनुस्मृति वाले काल में ढकेलने की प्लानिंग चल रही है। इस साजिश का हिस्सा पढ़े लिखे लोग मत बनिए मेरे भाई। आपकी और हमारी जिम्मेदारी है समाज को सही दिशा देने की। और अगर आप और हम ही खाली यही कहेंगे कि संविधान बचाओ बचाओ बाकी देखा जाएगा, मुद्दा था ही नहीं कभी संविधान बचाने का। अरे संविधान इतना मजबूत दस्तावेज है। हमारी मैडम इतने अच्छे से आप बोल रही थी, आपका माइक इतना स्लो चल रहा था, नहीं तो आपकी बातें ना मेरी बातों से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव होती, क्योंकि आप यादव बिरादरी से आ रही थी और आपने जो जो बातें बोली सही मायने में एक लीडर की क्वालिटी मैडम के अंदर, मुझे नाम आपका नहीं पता, लेकिन मैंने जब आपने पूरा नाम लिया तो मुझे लगा कि इतना अच्छा आप एक तो माध्यमिक में टीचर हैं और इतना आपके दिमाग में क्लैरिटी ऑफ थॉट है, इतने अच्छे से आप बता रही थी तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में। ऐसी महिलाएं समाज को सही आईना, सही रूप, सही दिशा दिखा सकती हैं। मेरे साथियों, ये जो समय है, ये जो दौर है संविधान को ढाल बनाने का, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इतना मजबूत संविधान लिख के गए हैं, वो कोई कागज़ का टुकड़ा नहीं है कि कोई आके बदल देगा, फाड़ के चला जाएगा। किताब का पन्ना भी नहीं है कोई पलट देगा। वो अपने आप की सुरक्षा करने में स्वयं सक्षम है। मुद्दा था कि 75 साल से ज़्यादा हो गया संविधान बने हुए, संविधान लागू हुआ कि नहीं हुआ। और संविधान लागू करने का काम तमाम मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री, पॉलिटेक्निक, इंटर कॉलेजेस बनाने वाली बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में हो रहा था, जब लड़कियों की शिक्षा फ्री में दी जा रही थी, SC, ST, OBC की माइनॉरिटी की शिक्षा फ्री में चल रही थी और उल्टे वजीफा अलग से मिलता था। यानी हमें स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड मिल रहा था कि बच्चों को कॉपी, किताब, पेंसिल खरीदने में, फॉर्म भरने में, परीक्षा का दिक्कत ना हो। संविधान लागू किया जा रहा था मेरे साथियों, और हमारे हाथ में झुंझुना थमा दिया गया। जैसे OPS का कोई झुंझुना आता है ना चुनाव से पहले, वैसे झुंझुना थमा दिया गया, संविधान बचाओ बचाओ बचाओ। अरे बचाओ बचाओ लड़की की इज्जत है क्या जो बचाओ 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 हल्ला मचा रहे हो? बड़ा बड़ा ट्रकों के पीछे दिखाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारों के पीछे आपको जो चेतावनी दी जा रही है उसका आपको अंदाजा ही नहीं है। चेतावनी दिया था, अरे बेटी बचा सकते हो तो बचाओ, अगर बच जाए तो पढ़ा लेना, नारा दिया ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वैसे ही आपको नारों के पीछे संवेदनशीलता जो नहीं थी, जो चीज़ें, कुछ चीज़ें हिडन होती हैं, अप्रत्यक्ष रूप से जो आपको दिखाने की कोशिश की जाती है, वो आपको दिखती नहीं, दिखती है तब जब पानी सर से ऊपर जा चुका होता है। संविधान लागू हो रहा था जब हर बेटी, हर बेटा, प्रत्येक नागरिक भय मुक्त रूप से थाने में अपनी FIR दर्ज करवा पा रहा था। थाने में बड़ा बड़ा लिखवा दिया गया था कि यहाँ आपकी FIR लिखी जाएगी। ये किसके शासनकाल में हुआ? संविधान लागू जिनके शासनकाल में मैं बात कर रही हूँ। मैं राजनीतिक बात कोई नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये सारे मुद्दे मुझे अब सोचने के लिए मजबूर करते हैं जब मैं फील्ड में लोगों के बीच में जा रही हूँ। चुनाव लड़ना, चुनाव हारना, चुनाव जीतना, ये एक अलग प्रक्रिया है। इसके पहले मैं एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हूँ, और एक प्रोफेसर होने के नाते मैं अपना दायित्व पहले भी निर्वहन कर रही थी, लेकिन एक राजनेता के रूप में जब मुझे अवसर मिला तब मैंने उसको उस नज़रिए से जब देखा तो मुझे समझ में आया कि कितना बड़ा मिशन मूवमेंट का काम हो रहा था जब शिक्षा के प्रति इतना बड़ा काम किया गया। वो फ्री में राशन बांट के बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा रहे हैं। हमने फ्री में शिक्षा दी, लेकिन उसका प्रचार आप और हम शिक्षक मिलकर के भी नहीं कर पाए। और हम और आप ही हैं जो अब उन सारी चीज़ों को पीछे लेग पुलिंग कर रहे हैं, उनकी टांग खिंचाई कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अरे एक तो दलित समाज की है, अरे कैसे भी हट। वो दलित समाज की लीडर नहीं है, वो बहुजन समाज की लीडर है। उसको विश्व की 6 शक्तिशाली महिलाओं में, टॉप 6 महिलाओं में पोजीशन मिली है। ऐसे ही नहीं मिली है क्योंकि उन्होंने आज तक किसके साथ समझौता नहीं किया। उन्होंने कभी भी समाज के सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को सही दिशा दिखाने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटी। चाहे वो आरक्षण में वर्गीकरण वाला मुद्दा हो, चाहे 27,000 28,000 विद्यालय बंद करने का मुद्दा हो, चाहे बच्चों को फ्री में एजुकेशन देने का मुद्दा हो। हम औरतों के लिए जननी सुरक्षा योजना के तहत जो 108 नंबर एम्बुलेंस चल रही है ना, ये बहन जी की देन है। उन्होंने देखा कि गाँव में औरतें प्रसव के दौरान मर जाती हैं। ये एम्बुलेंस का कॉन्सेप्ट ही उन्हीं का था कि हर दरवाजे एम्बुलेंस पहुंचे कि ना तो जच्चा मरे ना तो बच्चा मरे। इतना कौन सोच सकता है
वही सोच सकता है जिसके एजेंडे में, पॉलिटिकल एजेंडे में भारत का संविधान हो। तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो जारी करती है चुनाव से पहले, लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब से एक बार किसी ने पूछा था यही बात कि तमाम पार्टियां डिक्लेयर करती हैं हम ये देंगे वो देंगे, आपकी पार्टी क्या कहती है? तो साहब कहते हैं कि हमारा भारत का संविधान ही हमारा पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है, और जब हमारी पार्टी शासन सत्ता में आएगी तो संविधान को लागू करने का काम करेगी। इसी बात को तमाम मीडिया हाउसेस ने पकड़ के रखा हुआ है, और इसीलिए संविधान लागू करने की बजाय एक दूसरा मुद्दा थमा दिया जा रहा है, संविधान बचाओ संविधान बचाओ। गांव-गांव संविधान लेकर के बचाने का नाटक करते घूम रहे हैं। और कल एक राजनेता को मैंने संविधान की किताब लेकर के शपथ लेते हुए भी सदन में देखा, जिनका अपना भाई जाके ऑस्ट्रेलिया में बयान दे के आता है कि हमारी सरकार अगर इंडिया में बनी तो सबसे पहले हम आरक्षण खत्म करेंगे। तो वो आरक्षण केवल हमारा नहीं खत्म होगा मैडम, आपका भी खत्म होगा। यानी SC OBC माइनॉरिटीज को मिलने वाली जो सहूलियतें हैं वो खत्म होंगी। एक भाई वहां जाके दावा करता है और बहन यहाँ आकर के संविधान की किताब लेकर के नाटक नौटंकी करती है। और ये बात आपको हमको बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि एक बहुत बड़ा जो एक ड्रामा इस बहुजन समाज के साथ खेला जा रहा है, इस ड्रामे को अगर सही तरीके से हमने नहीं समझा और इस ड्रामे का काट नहीं ढूंढा तो ना आप सुरक्षित रहेंगे ना हम सुरक्षित रहेंगे। धीरे धीरे करके उन्होंने आज अपने आप को इतना मजबूत कर लिया कि अब उनका टारगेट है कि तुम चाहे 40 सीटें जीत जाओ, तुम चाहे 100 सीटें जीत जाओ, लेकिन तुमको शासन सत्ता में भागीदारी कभी नहीं लेने देंगे। तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था चौपट करेंगे, तुम्हारा आरक्षण खत्म करेंगे, तुमको नौकरी में नहीं आने देंगे, EVM लगा के तुम्हारा वोट तक खराब कर देंगे। तुम कहाँ जाओगे अपने लिए न्याय मांगने के लिए? इसलिए मेरे साथियों, सजग हो जाइए, संजीदा हो जाइए। लड़ाई संविधान लागू करने की है और संविधान बचाने की नहीं है। संविधान लागू कौन कर रहा है, इस दिशा में अपने आप को लेके जाइए। समाज को टुकड़ों में बांटा जा रहा है, संगठन के माध्यम से तमाम लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। स्पेशली टीचर्स के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप लोग गांव-गांव में ये करिए, और हमारे बहुत सारे टीचर कुछ बहकावे में आ गए। एक बहुत सम्मानित इंटर कॉलेज के टीचर थे, उन्होंने कहा कि मैं इसके पहले जो है इस वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, मैं फला व्यक्ति के पास गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास गया, मैंने उनको बहुत सारी बातें सुनाई और उनकी पूरी बात, उन्होंने हमसे बात किया, मैंने उनको बात तमाम सुनाई। आपने आरक्षण प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ा, आपने महिला आरक्षण का बिल फाड़ा, ये फाड़ा वो फाड़ा। हमने कहा अच्छा, उन्होंने आपकी बात सुनी, उसके बाद कह रहे मैंने अपनी बात सारी कह ली। मैंने कहा तो कह के क्या हुआ, वोट आपने किसको दिया? तो बोल रहे कि आप उनसे मिलने गए थे तो वोट उन्हीं को दिया। मैंने कहा इतना आप इंटर कॉलेज में टीचर हो, दिमाग में इतना नहीं समझ में आया कि उसको तुम्हारा वोट देना चाहिए था, वो तुम गाली भी उसको दे के आते ना तो भी वो तुम्हारी गाली को स्वीकार कर लेता, क्योंकि उसका अल्टीमेट एम था अपने लिए कुछ एक सांसद, विधायक, मंत्री ले लेना। तो आप उसको बातें सुना करके आए, लेकिन अपने साथ साथ अपनी जो ग्रुप था उसका पूरा वोट बर्बाद करके आए। इसका खामियाजा जनता को अगले 5 साल तक भुगतना पड़ेगा। और उसके तत्काल बाद ही जब आरक्षण में वर्गीकरण का माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब हमने देखा, जब प्राइमरी विद्यालयों को बंद करने का फैसला आया तब हमने देखा, और अभी हमारे जो साथी कुछ और जो आप चैलेंजेस बता रहे थे कि कुछ और चीज़ें भी हो रही है, ये हमने देखा है कि किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से अपने कब्जे में करके कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जाग जाइए, समय बहुत हमारे पास कम है, और इस कम समय में हमारे पास जो चैलेंजेस हैं वो यही है कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप सोफे पे बैठे हो, कारपेट लगा हुआ है, बढ़िया टेंट लगा हुआ है, अच्छा कपड़ा पहन रहे हो, अच्छे घर मकान में रह रहे हो, नहीं बर्दाश्त हो रहा। टारगेट है जाति वाले धंधे में आपको वापस पहुंचाना, और यही टारगेट ये जो आपने अपना विषय रखा है ना, इसमें तमाम वक्ताओं ने उन सारी बातों पे बहुत विस्तार से बोला है। मैं उतना बात नहीं कहूँगी, ये ज़रूर कहूँगी जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात जो सचिन जी बोल के गए कि आई एम अ पार्ट अपार्ट, मैं एक अलग अस्तित्व रखता हूँ। वैसे ही SC ST OBC और माइनॉरिटी एक अलग अस्तित्व है। किसी का पिछलग्गू बनने की ज़रूरत नहीं है। किसी का पिछलग्गू बन के आप 2, 4, 6, 10 सांसद ही केवल चुन सकते हो, लेकिन आपको कोई शासन सत्ता में भागीदारी नहीं देगा। लेकिन इतना मजबूत लीडरशिप अगर आपके पास है कि जो 8-10 सांसद विधायक पाने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार हो जाता है, तो ये आपको और हमको तय करना है कि किसके साथ में जाना है। मजबूत लीडरशिप के साथ में जाना है कि परिवार वाली लीडरशिप, जो कमज़ोर लीडरशिप है, जिसके पास कोई कैडर नहीं है, जिसके पास कोई विचारधारा नहीं है, उसके साथ में जाना है। और पढ़े लिखे लोग सबसे ज़्यादा दिग्भ्रमित हो रहे हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जा रही है। बस यही कहूँगी कि जो शिक्षा ने आपको जो अवसर दिया बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में, फ्री में एजुकेशन, उल्टा स्कॉलरशिप अलग से मिलता था, और सारे जिलों में बच्चों के पढ़ाने के लिए
अंबेडकर छात्रावास जैसे लखनऊ में भागीदारी भवन खुला, उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी बच्चों के पढ़ने लिखने और खाने पीने के लिए यानी कोचिंग की व्यवस्था भी फ्री में और साथ ही रहने और खाने की भी व्यवस्था की गई। ये शासन हमको वापस लेकर के आना है। हमें टारगेट है कि हमको फ्री में राशन नहीं चाहिए, हमको संविधान बचाने की लड़ाई नहीं लड़नी है, हमको संविधान लागू करने की लड़ाई लड़नी है। और किस प्रकार से जो शिक्षा को फ्री कर दे, जो शिक्षा को मजबूत कर दे, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे, हमारा साथ उसके साथ में होना चाहिए। यही सारी बातें मैं आप सबसे कहने के लिए आई हूँ, क्योंकि